आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक सामाजिक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, और वह है बच्चों और युवाओं में बढ़ती आक्रामक प्रवृत्ति और हिंसात्मक व्यवहार। आज के समय में विद्यालय जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों में भी छात्र एक दूसरे पर चाकू से हमला कर रहे हैं। मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही है और यह प्रवृत्ति केवल महानगरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल चुकी है। हाल ही में एक स्कूल में एक छात्र द्वारा अपने सहपाठी पर चाकू से हमला करने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश भर में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में एक छात्र ने परीक्षा में कम अंक आने पर स्कूल में तोड़फोड़ कर दी, और मुंबई में एक 15 वर्षीय छात्र ने गेम न खेलने देने पर अपने पिता पर हाथ तक उठा दिया। इस समस्या के पीछे कई कारण है। परिवार में संस्कारों की कमी, सामाजिक और डिजिटल मीडिया से आने वाली हिंसात्मक सामग्री, नैतिक शिक्षा का अभाव, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा, माता पिता के बच्चों से संवादहीनता, यह महज एक सामाजिक चिंता ही नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि हम आज नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार की भूमिका को लेकर सजग नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ी एक संवेदनहीन समाज की ओर बढ़ती जाएगी। अतः मेरी आपसे विनम्र अपील है कि विद्यालयों में नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों को पुनः अनिवार्य किया जाए। शिक्षकों और अभिभावकों के लिए संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित किए जाए। छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट्स पर निगरानी और मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। राष्ट्रीय शैक्षणिक आदान प्रदान का प्रतीक रहा है। वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से भारत सरकार इसे पुनः विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु सतत प्रयासरत रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय ने 40 से अधिक देशों के साथ शैक्षणिक व शोध सहयोग स्थापित किया है, जिनमें आसियान, बिम्स्टेक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश शामिल हैं। यह नालंदा की ऐतिहासिक भावना, ज्ञान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का आधुनिक पुनरुत्थान है। विश्वविद्यालय साउथ एशियन स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक शोध का प्रमुख केंद्र बन रहा है। 2023 में नालंदा के प्राचीन अवशेषों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने से इसकी अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकित हुए, जिससे यह वास्तविक रूप से बहुराष्ट्रीय परिसर के रूप में उभर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कल्चरल डिप्लोमेसी के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय आसियान, बिम्स्टेक क्षेत्रों के लिए साझा अकादमिक मंच बनकर भारत की विश्व गुरु की भूमिका को मजबूत कर रहा है। मेरी सरकार से यह मांग है कि इसे वैश्विक रिसर्च हब बनाने हेतु संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अवसंरचना और परिसर के संरक्षण एवं डिजिटल पुनर्रचना को और सशक्त किया जाए। वैश्विक शोध नेटवर्क के साथ संयुक्त अनुसंधान को और बढ़ावा दिया जाए। परिसर के संरक्षण, डिजिटल पुनर्रचना और वैश्विक पर्यटन शिक्षा मॉडल को भी सशक्त किया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्णोदय केवल बिहार या भारत का गौरव नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की साझा बौद्धिक विरासत का पुनर्जागरण होगा। बहुत बहुत डॉक्टर संदीप कुमार पाठक। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण, चिंताजनक और लंबे समय से उपेक्षित बुनियादी ढांचे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब के तलवाड़ा शहर और उसके आसपास के गांव जैसे हाजीपुर, गढ़शंकर, मुकेरिया, बहरामपुर और अन्य पिछले 40 सालों से रेल सेवा के वादे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 1981 में घोषित इस 84 किलोमीटर लंबे नंगल तलवाड़ा रेल प्रोजेक्ट पर अब तक लगभग 2000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन आज भी स्थानीय लोग अंतिम चरण तलवाड़ा तक रेल पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस देरी का कारण स्थानीय लोगों को न केवल यात्रा में कठिनाई होती है, बल्कि इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास भी रुका हुआ है। मेरी सरकार से यह मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। श्रीमती गीता लय चंद्रप्रभा जी।
धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के जिला मुख्यालय सहित प्रमुख कस्बों में सीवरेज सहित अन्य जल निकासी व्यवस्थाओं का अभाव है। जनपद के प्रमुख कस्बे जैसे बिधूना, अछलदा, दिव्यापुर, फफूंद आदि में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल भराव से उत्पन्न होने वाले मच्छरों एवं अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास निकलने का पर्याप्त रास्ता नहीं होता है। स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को जल भराव की समस्या का सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा संचालित अमृत योजना या शहरी क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर से संबंधित किसी अन्य योजना के अंतर्गत औरैया जनपद के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज तथा जल निकासी की सुविधाओं को विकसित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। It is now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. till the disposal of today's listed business and the special mentions permitted for today. Do I have the leave of the House to extend this sitting beyond 6 p.m.? Yes. Continue, madam. अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा संचालन अमृत योजना या शहर क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर से संबंधित किसी अन्य योजना के अंतर्गत औरैया जनपद के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज तथा अन्य निकासी की सुविधा को विकसित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जंगरा। एक अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल कृषि क्षेत्र में अति घातक कीटनाशक व खरपतवार नाशक केमिकल किसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कृषि भूमि को अति जहरीला बनाते हुए प्राणी मात्र के लिए विनाशक सिद्ध हो रहे हैं। कुछ केमिकल तो इतने विषैले हैं कि अगर उनके छिड़काव किए हुए या डाले हुए स्थान से 1 सप्ताह तक गलती से कोई घास निकालकर पशुओं को डाल दे तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार आजकल किसान मेड़ों या सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाली नालियों में उगे घास को किसी कृषि उपकरण से उखाड़ने की बजाय वहां पर उगे घास को समाप्त करने के लिए एक केमिकल का छिड़काव कर देते हैं। यह केमिकल इतना घातक होता है कि जहां छिड़काव होता है वहां जमीन स्पंज की तरह नरम हो जाती है तथा जमीन के नीचे 1.5 फुट की गहराई तक चूहा या सांप वगैरह होता है, वो भी मर जाता है। कुछ दिन पहले एक किसान सुबह सवेरे खरपतवार घास छिड़काव करके चला गया। थोड़ी देर बाद एक चरवाहा वहां अपनी भेड़ें को चराने के लिए आ गया। वहां के घास को खाते ही उसकी 45 भेड़ें मर गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके साथ उगे अनाज के पौधों में उसका कितना असर जाता होगा। जिस अनाज को पशु इंसान सभी खाते हैं उसमें कितनी विषाक्त और बीमारियां आती होंगी। कृपया सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, किसान को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करे। श्री गोल्ला बाबूराव गारू। Before I start the special mention, I want to thank the BJP government and Health Minister Shri Nadda ji for starting an innovative program, Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme, to the scheduled castes and scheduled tribes. The government is implementing Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme to provide medical treatment to patients suffering from serious health problems relating to kidney, heart, liver, cancer, brain hemorrhage, etc. for SC and STs. It is a very good scheme for the poor SC STs. Under the scheme, 100% of the estimated cost of the treatment is given to the concerned hospital. But there are various limitations, and one of them is family income of SC STs should not exceed 3 lakhs only. Secondly, if one looks the money given for the various surgeries, treatment, it appears to be insufficient. For example, the following amounts are being given: the heart surgery 1.25 lakhs, kidney surgery 3.5 lakhs, cancer 1.75 lakhs, brain surgery 1.5 lakhs, kidney transplant 3.5 lakhs, spinal surgery 1 lakh. The rates for various surgeries are just a fraction of the real cost for important surgeries and treatment. Government is saying that
100% of the estimated cost of the treatment is directly released to the concerned hospital. But the real estimated cost is much more and more. Not only this, income limit fixed for the family is also too low, which is only 3 lakhs per annum for family income. Hence, I request the government of India to revise the family income limit to 10 lakhs and also increase the limit for various treatment surgeries to at least on par with the rates of CGHS. Thank you. Sri Shakti Singh Gohil ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक अहम मुद्दे को यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ। गुजरात के भावनगर जिला के धौला रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ब्रिज का काम काफी समय से विलंब में पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपये खर्च हो गए हैं, थोड़ा सा ही काम बाकी है। यह काम लंबे अरसे से नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर समय मर्यादा में अगर काम नहीं पूरा करता है तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रावधान है, रिस्क एंड कॉस्ट से ये काम पूरा करवाना चाहिए। मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि रिस्क एंड कॉस्ट पे भी जरूर पड़े काम करके इस ब्रिज का काम तुरंत पूरा करना चाहिए। सरकार ब्रिज का काम पूर्ण होने की वजह से ट्रैफिक जो वहां पे अभी जो प्रॉब्लम्स हो रहा है सर, 2 रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता है और लंबी लंबी कतारें वहां लग जाती है और पूरा ट्रैफिक इससे प्रभावित होता है। अतः आपके जरिए मेरा पूरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार तुरंत ही धौला ओवरब्रिज का जो काम थोड़ा बाकी है उनको पूरा करे। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री संजय सिंह जी। डॉक्टर संगीता बलवंत जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपके सभापति बनने के बाद प्रथम बार मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसलिए आपके अभिनंदन के साथ मैं आपको बधाई देती हूँ। माननीय महोदय, सदन के माध्यम से मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर बीमारी की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। यह बीमारी मांसपेशियों से संबंधित बीमारी है, जिसमें जो बच्चे या वयस्क इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर होने से वह धीरे धीरे पूर्णतः दिव्यांग हो जाते हैं। इस बीमारी के इलाज का खर्च बहुत ज्यादा होने के कारण अधिकांश मरीज अपने इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। इलाज के अभाव में वह पूर्णतः दिव्यांग हो जाते हैं और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती है। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मांग करती हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के मुहिम को पूर्ण करने हेतु संपूर्ण भारतवर्ष में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों एवं वयस्कों के समुचित इलाज हेतु न्यूनतम दर पर दवाओं का प्रबंध किया जाए। साथ ही मरीजों के जीवन यापन में सुधार हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे इस गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके परिवार वालों को मदद मिल सके। धन्यवाद। श्री मदान राठौर जी। माननीय सभापति महोदय,